गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। छोटा उदेपुर के बोडोली में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता आईसेक 2022 का करेंगी सम्मानित। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगी आधारशिला। कावेरी जल मुद्दे पर बीजेपी आज बेंगलुरु में विधानसभा के सामने करेगी धरना सत्याग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक होंगे शामिल। कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का करारा जवाब। कहा, कनाडा में अभी तक दावे का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत नहीं किए साझा। इराक के हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 150 लोग घायल। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पर बरकरार। आज निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज राजकोट में। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत की तलाश। नमस्कार, 7:30 की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें उद्योग संघों, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, युवा उद्यमियों, उच्च और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के छात्रों सहित अन्य लोगों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री इसके बाद छोटा उदेपुर के बोडोली में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, STEM प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना विद्या समीक्षा केंद्र की सफलता को देखकर तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओद्रा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने हुए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7500 गांव में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदेपुर में जल पूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस कॉन्क्लेव में सभी 100 स्मार्ट शहरों का शहरी नवाचार में उनकी भूमिका का आकलन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में शहरों में होने वाले बदलाव और शहरों में बढ़ती आबादी पर भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। पुरस्कार विजेताओं में 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 31 विशिष्ट शहरों और 7 भागीदार संगठनों समेत कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कॉन्क्लेव का उद्घाटन आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया।
इंडिया स्मार्ट सिटीज 2023 कॉन्क्लेव इंदौर में मां अहिल्याबाई होलकर की नगरी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हो रही हैं। कई स्मार्ट शहरों के लोग भी यहाँ पर आए हैं और स्मार्ट शहर से जो लोग इसमें कंपटीशन में स्वच्छ शहर बनाने में, स्मार्ट शहर बनाने में, कचरा मुक्त शहर बनाने में जो उसमें पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनको यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा। उनका चयन हुआ है, उनको प्राइज देने का काम किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। आयोजन में स्मार्ट सिटी मिशन के शहरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में राज्यों और शहरों ने अपने अपने प्रदर्शन को दिखाया है। साल 2015 में लॉन्च हुए स्मार्ट सिटी मिशन में अब तक 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से करीब 6000 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं 30 जून 2024 तक पूरी करने का दावा किया गया है। कॉन्क्लेव में शहरों में होने वाले बदलाव और शहरों में बढ़ती आबादी पर भी चर्चा होगी। स्मार्ट सिटीज़ मिशन में 1,70,000 करोड़ के लागत से करीबन 8,000 प्रोजेक्ट पूरे होने हैं, जिसमें से 6,000 के लगभग प्रोजेक्ट जो हैं 1,10,000 करोड़ के ख़त्म हो चुके हैं और बचे हुए जो 2,000 प्रोजेक्ट हैं करीबन 60,000 करोड़ के, ये जून 2024 तक ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत सरकार की जो ग्रांट्स हैं इसमें वो 48,000 करोड़ की हैं। राज्य सरकारों ने मिलकर करीबन 40,000 करोड़ उसमें और लगाया है। तो सरकारी पैसा जो 88,000 करोड़ इसमें लग रहा है, उस हर रुपए में 2 रुपए का काम मिल रहा है, क्योंकि 1,70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है पूरे किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़े जानकारों की माने तो 100 स्मार्ट शहरों ने गतिशीलता, ऊर्जा, जल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट प्रशासन पर शानदार काम किया है। खासकर स्वच्छता के पैमाने पर इंदौर ने लगातार 6ठी बार पहले नंबर के पायदान पर अपना कब्जा जमाया है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड के विजेताओं में पहला स्थान इंदौर शहर को मिला है। इंदौर ने टोटल 7 कैटेगरीज में अवार्ड जीता है, जिसमें 6 कैटेगरीज में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स अवार्ड हैं और एक ऑल ओवर बेस्ट सिटी का अवार्ड भी है। ऑल ओवर बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इंदौर को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की मेजबानी के लिए इंदौर शहर पूरी तरह तैयार है। 100 स्मार्ट शहरों के महापौर, आयुक्त, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े उद्योग भागीदार, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठन इंदौर पहुंच चुके हैं। आयोजन में पुरस्कार विजेता शहर को सम्मानित करने के अलावा भविष्य में आने वाली शहरी चुनौतियों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इंदौर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वह बिट्स पिलानी संस्थान जाएंगे और वहां उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति बीकानेर में ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वे गुड़ामालानी में ICAR के श्री अन्न बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों और लोगों से विमर्श करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक की सरकार इन दिनों कावेरी जल विवाद पर घिरी हुई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 3000 क्यूसेक पानी दे, जिसका कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और बीजेपी, JDS समेत तमाम विपक्षी दल विरोध कर रही हैं। विवाद इतना गहरा गया है कि कल बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। शहर में धारा 144 लगा दी गई है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब आज बीजेपी विधानसभा के सामने धरना सत्याग्रह करने जा रही है। यह आंदोलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि विपक्षी दल कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं।
कावेरी नदी जल परिषद ने कर्नाटक से 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। परिषद की वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में कर्नाटक के अधिकारियों ने राज्य के जलाशयों से पानी छोड़े जाने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राज्य के 161 तालुका भीषण सूखे की चपेट में हैं। इनमें से 32 कावेरी थाला क्षेत्र के अंतर्गत हैं। हालांकि तमिलनाडु ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक को भी सिंचाई आपूर्ति में कमी करनी चाहिए और पानी को तुरंत छोड़ना चाहिए। कर्नाटक के 4 जलाशयों में पानी की 53% कमी को देखते हुए परिषद ने राज्य से तमिलनाडु को 18 दिन के लिए प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पूर्व ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। भाजपा की तीसरी लिस्ट में केवल एक नाम शामिल है। यह नाम है मोनिका बट्टी का। मोनिका को अमरावाड़ा आरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मोनिका ने कुछ ही दिन पहले भाजपा का दामन थामा था। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 6 सांसदों को टिकट दिया गया था। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा पर जमकर हमला बोला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा है कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। यदि आपके पास कुछ विशिष्ट या कुछ प्रासंगिक है तो हमें बताएं। विदेश मंत्री ने भारतीय राजनयिकों को धमकियों और भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई है। कचरा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सफाई मित्रों को सम्मानित करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सफाई मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई मित्रों की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों की मेहनत के बूते ही गाजियाबाद स्वच्छता के पायदान में लगातार ऊपर आ रहा है। उन्होंने सभी सफाई कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और उत्तम कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। प्रोग्राम है जो हमारे सफाई मित्र और उद्यान मित्र हैं उन लोगों के सम्मान के लिए, क्योंकि जो ये काम करते हैं आलोचना तो सब करते हैं, उनकी बड़ाई प्रशंसा सम्मान बहुत कम करते हैं। उनको भी प्रेरणा मिले और वो पूरे जोर शोर के साथ जो भी कार्य है शहर के अंदर जो नगर निगम की तरफ से मिलता है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। इस मौके पर गाजियाबाद की मेयर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सफाई कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बेहद जरूरी है। एक अच्छा कार्यक्रम है। कार्यक्रम जो भी कर्मचारी हैं उनका प्रोत्साहन भी होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ तो ये अच्छा हुआ, उसके लिए भी उनको बताना चाहिए। प्रेरणा होती है, उससे जागृति आती है। बाकी लोगों को भी लगता है कि हम भी इस दौड़ में आ सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें आमजन, स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सप्त सिंधु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, एक ऐतिहासिक परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और क्या खास रहा इस सम्मेलन पर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि नारायण कार से। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। क्या खासियत है इस सम्मेलन की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रवि नारायण। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सरस्वती IKS सेंटर और IQAC संयुक्त तत्वावधान में ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बिजनेस
and economics of Sapt Sindhu, a historical transformation and global impact। तो इसी पे किया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था हमारे पास, हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ बच्चों को जोड़ना और वो जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे कैसे ले जाना है, ताकि फ्यूचर रेडी जिसको कहते हैं कि हम लोगों को फ्यूचर रेडी कैसे बनाया जाए। और ये कॉन्फ्रेंस भी एक माध्यम है, जैसे हमारा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भारतवर्ष को जाना जाता था, और ये भारतवर्ष में इतना सारे ज्ञान परंपरा था, जो ज्ञान पद्धतियाँ थे वो सारे लुप्त हो गया। तो उसको कैसे बच्चों के साथ जुड़ा जाए और इसको क्लासरूम में कैसे लिया जाए, इसी को जानते हुए इसी को आगे ले जाने के लिए ये एक हमारा प्रयास है। बहुत सारे हमारे साथ जो बाहर के देशों से जुड़े हुए, जैसे जापान से भी है, नेपाल से भी है और आसपास देशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक माहौल क्रिएट हुआ, तो इसी को आगे ले जाने का हमारा विचार है। G20 के समिट के बाद 9-10 तारीख के बाद, और ये संगोष्ठी हमारा बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो आउटकम देखेंगे कि सारे के सारे इसका जो सप्त सिंधु सिविलाइजेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है और ज्ञान परंपरा को हमें पूरा फोकस किया गया। तो हमारा कॉन्फ्रेंस भी बहुत ही इस कड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काम को हम बढ़ चढ़ के आगे ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को सप्त सिंधु सभ्यता के बारे में बताने में ये सम्मेलन काफ़ी मददगार साबित होगा। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इराक के निनेवे प्रांत में हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में भीषण आग लगने से कम 100 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोग घायल हो गए हैं। वहीं निनेवे प्रांत के डिप्टी गवर्नर हसन अल अल्लाह के मुताबिक 113 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या कम से कम 100 बताई गई है, जबकि 150 लोग घायल हुए हैं। ये आग तब भड़की जब जश्न के दौरान आतिशबाजी के कारण बड़े समारोह स्थल में आग लग गई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इमारत के निर्माण में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण यह तेजी से ढह गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार रात कड़ी सुरक्षा के बीच अटोक जेल के रावलपिंडी के अदियाला जेल स्थानांतरित किया गया है। तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा काट रहे PTI अध्यक्ष इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर रावलपिंडी की अदियाला जेल में ले जाया गया। अदियाला जेल अधीक्षक असद वाराइच ने इसकी पुष्टि की कि पूर्व प्रधानमंत्री जेल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अदियाला जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल IHC ने इमरान को रावलपिंडी स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए PTI प्रमुख को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। और अब खेल से जुड़ी खबरें। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 3 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पर भारत बरकरार है। मंगलवार को भारत की घुड़सवारी टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया। दिव्या आकृति सिंह, सुदीप्ति हाजेला, हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाला की टीम ने 41 साल बाद देश के लिए घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। नौकायन में इबाद अली ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। इबाद अली पुरुषों की विंडसर RS स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। 17 वर्षीय नेहा ठाकुर ने 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का यह पहला पदक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ भारत शीर्ष पर बरकरार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज अंतिम मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे जीतकर भारतीय टीम पहले से ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त के साथ बन चुकी है। भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कई प्रमुख
खिलाड़ियों के बिना ही पिछले दिनों मैच जीते। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है। इन खिलाड़ियों को पहले 2 वनडे में आराम दिया गया था, वहीं तीसरे वनडे में शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को आराम देने का फैसला किया गया है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज सभी मैच विनर साबित हुए हैं। पर्यटन और हरित निवेश की थीम के साथ दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत, इसका क्या है महत्व और उद्देश्य, और भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए उठाए हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम। पर्यटन न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समझ और शांति के लिए प्रयास का माध्यम भी है। ये क्षेत्र दुनिया में प्रत्येक 10 लोगों में से 1 को रोजगार देता है और करोड़ों लोगों की आजीविका प्रदान करता है। वास्तव में कुछ देशों के राजस्व का प्रमुख स्रोत पर्यटन ही है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की और पहली बार 27 सितंबर 1980 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाने की खास वजह थी, क्योंकि 1970 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के विधान को अपनाया गया था। 1980 से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य समारोह सऊदी अरब के रियाद में हो रहा है, जिसकी थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति वैश्विक समुदाय को जागरूक करना भी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कोरोना महामारी के पूर्व स्तर के 84% तक पहुंच चुका है। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 70 करोड़ पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 43% अधिक है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 42 विश्व धरोहर स्थल होने के कारण भारत में भी पर्यटन के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। चीन और जापान के बाद भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर्यटन के क्षेत्र की संभावनाओं को पहचानकर इस मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल तो भारतीयों के लिए देखो अपना देश जैसे कदम उठाए गए हैं। धरोहर गोद लो के जरिए कॉरपोरेट जगत में भी अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित किया जा रहा है। अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव जैसे स्लोगनों के जरिए भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, जिससे दुनिया भारत की योग, चिकित्सा, संस्कृति, विचारधारा और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे नया सवेरा। मेरे और मेरी सहयोगी शहला के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।